एलआरसी मामले का बवाल की खलबली जो है अब सीएमओ हाउस पहुंच चुकी है और सीएमओ हाउस में चर्चाएं तेज है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोग बताए कि इस पर में जो आईएएस ऑफिसर जयसिंह है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। टर्मिनेशन तो कर दिए पूरे बिहार के 8,000 7,000 जितने भी सर्वेक्षण कर्मी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं 2 से 1,000 या 2500 समथिंग, वो इसलिए लोभ में काम कर रहे हैं कि किसी को बहुत हालत गंभीर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, किसी का लोन का भी टेंशन है, तो इस तरह से बहुत लोग डर के मारे करना भी शुरू हो गया। लेकिन अधिकतर जो संख्या है, लगभग 8,000 की संख्या इस एलआरसी कैंडिडेट का, जो भी सर्वेक्षण कर्मी है, वो अब अपनी बातों को मनवाने के लिए जहां तहां लगातार जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का भी सपोर्ट मिलने की बातें हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। अब बात आती है कि सीएमओ में चर्चे चल रहे हैं। हम जानेंगे इस पूरे मसले पर पूर्व आईपीएस ऑफिसर से। सर, अब तो ये मामला सीएमओ दफ्तर में पहुंच गया है। अब पहुंचना ही था। अब तो इसमें पलटू राम की गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो 60 दिन बाद बिहार में चुनाव हैं और ऐसे ही भी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है राहुल गांधी की यात्रा में या प्रशांत किशोर की यात्रा में, लग रहा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में आ चुकी है और उस पर से इतने हजारों लोगों के प्रति जो सरकार संवेदनहीन हो गई है। ये जो भूमि सर्वेक्षण वाले संविदा कर्मी हैं, इनके प्रति सरकार संवेदनहीन है और इसमें से सैकड़ों को बर्खास्त किया गया है, अमीनों को बर्खास्त किया है, कानूनगो को, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को, लिपिकों को। तो सबके सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और पलटू राम संवेदनहीन बने हुए हैं। कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने नहीं आया है। लेकिन सर, आपकी जो बातें थी वो बिल्कुल सही साबित दिख रही है। आपने जो कहा कि जयसिंह तो प्यादा है, असली खेल तो नीतीश कुमार करेंगे जो करना है। वो बात तो है। ये बात यहाँ पे आईएएस आईपीएस तो मूलतः प्यादा ही होते हैं। मूलतः प्यादा ही होते हैं। असली फैसला तो राज्य में मतलब सीएम लेता है, पलटू राम लेते हैं। तो ये प्यादे हैं और ये पहले भी मैं बता चुका, आपने बताया है कि ये 9 बरस से शायद वहाँ पर टिके हुए हैं, बने हुए हैं राजस्व भूमि सुधार में। अब पता नहीं इनमें क्या वो मतलब चुंबकीय आकर्षण है कि इनको बना के रखा गया है। सामान्यतया कहा जा रहा है कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो बाकी जो आईएएस और आईपीएस है सब घास खोद के आए हैं। ये बात तो बहुत हास्यास्पद है। इंग्लिश हिंदी में तो जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं सब पारंगत होते हैं और 2 भाषा के लोग 3-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। ये तो बाकी आईएएस लोगों का अपमान है। लगता है कि जैसे ही हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी सब तो अंगूठा छाप है। सवाल सर ये हो जाता है इस बीच में कि क्या जो इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, मंत्री जी के बहुत चहेते हैं, मुख्यमंत्री के चहेते हैं, क्या वो करप्ट नहीं हो सकते हैं? ये असली मुद्दा बन गया। नहीं, वही मुद्दा है। एक तो करप्ट भी हो सकते हैं और दूसरी बात की स्पाइनलेस होते हैं, है ना, जिसको मैं मर्दाना कमजोरी कहता हूँ। ज्यादातर जो आईएएस और आईपीएस हैं हिंदुस्तान में, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार है। मतलब इतने ज्यादा नामर्द और नपुंसक हैं कि सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं के आगे पूंछ हिलाने उनको आता है और जिसको कमजोर और गरीब समझते हैं उस पर जोर जोर से भौंकना आता है और किसी माफिया पर हाथ डालने की औकात नहीं होती है। ये बात पूरे हिंदुस्तान पर लागू होती है और बिहार पर भी इसलिए लागू है। तो ये मैं नहीं कह रहा, इंटेलेक्चुअल तो सब होते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है इतनी कठिन होती है कि जो भी उससे पास करके आता है सब पढ़ा लिखा और बहुत तेज आदमी, बहुत मेहनती आदमी होता है। लेकिन सर, ऐसी बात बोल रहे हैं तो क्या ये इस पर में आपको भी संज्ञान मिले सकते हैं क्या? वही जो भी आईएएस या किस बात पर मैं संज्ञान? मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि ज्यादातर आईएएस आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार है। अब संज्ञान में ले तो ले, है ना। मुझे कोई सच बोलने से थोड़े रुक सकता है। ये बात नहीं है और इसलिए देश की ये हालत हो गई है। जो शेषन साहब कहते थे कि पहले की जो सिविल सेवाएं थी वो इस्पात का ढांचा थी, स्टील फ्रेम, अब वो बांस का ढांचा हो गई है, बैम्बू फ्रेम हो गई है। तो ये जो सिविल सेवाओं का पतन हुआ है, ये पतन की वजह से देश की स्थिति बहुत खराब है। आईएएस और आईपीएस लोगों से लोगों की, जनता की बड़ी उम्मीदें रहती थी, लेकिन इसमें ज्यादातर अधिकारियों ने अपना जमीर बेच दिया है, ईमान बेच दिया है। देखिए, राजशाही तंत्र भी ये लोग कर रहे हैं ना, है ब्यूरोक्रेट्स, नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, लेकिन देखा जाए तो नौकरशाही, अफसरशाही पूरा वही कमजोर के सामने, कमजोर के जिसको समझते हैं कि ये कमजोर है, गरीब है, उसके सामने आईएएस और आईपीएस जोर जोर से भौंकते हैं और जिसको देखते हैं कि मजबूत है उसके सामने ये बिल्कुल, यदि बिहारी भाषा में कहें तो सटक सीताराम हो जाता है ना। मतलब कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम।
यही आईएएस आईपीएस लोगों का हाल है। कमजोर और गरीब आदमी के सामने लोग भूखे शेर के तरह दहाड़ेंगे और मुख्यमंत्री के सामने या और जो पावरफुल राजनीतिक आका है उनके सामने लोग भींगी बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करने लगता है। लेकिन सर जो प्रियदर्शी है जो प्रियदर्शी आईएएस ऑफिसर वो जब बात कर रहे हैं, जो उनका जो बातें निकल के आ रही है, वो इस तरह से लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। लेकिन जो आका है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। दीपक जो है, जो एसीएस हैं, उनका भी इंटरव्यू पहले जो था रवैया अब बदल गया। जिस तरीके से जयसिंह ने झूठ बोला कि अब इंटरव्यू सुनिएगा तो स्पष्ट लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सारा जब सबूत पे बात करेंगे तो आईएएस ऑफिसर की क्षमता नहीं है कि इन सारे जो टर्मिनेटर लोग हैं उनसे बात कर सके। ये सही बात है। देखिए, मैंने कहा ना कि ज्यादातर आईएएस आईपीएस रीढ़ विहीन हो गए हैं और अपना जमीर अपना ईमान बेच के काम कर रहे हैं। यही इनकी, मान लीजिए इनको ऊपर से सिग्नल आया, ऊपर से मेरा मतलब है कि सीएम ऑफिस से सिग्नल आया हो कि ये करना है तो वही करेंगे। इसलिए देखिए, बहुत सारे सरकारें में बहुत सारे फैसले होते हैं और बाद में अदालतें उनको पलट देती हैं। अदालतों से लोग फटकार सुन लेते हैं, तो इसी वजह से फटकार सुनते हैं, क्योंकि ये लोग फैसला करते समय माइंड अप्लाई नहीं करते। फैसला ये लोग राजनीतिक इशारे पर कर देते हैं, है ना। कई बार मतलब विधि विरुद्ध काम कर देते हैं, कानून के विरोध में जाकर काम कर देते हैं और बाद में फिर जब फैसला होता है अदालत का, तब अदालत से इनको फटकार सुननी पड़ती है। अदालत कहती है कि ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तब अदालत में ये बड़े बड़े प्रधान सचिव और एसीएस लोग जो तोप बनकर घूमते हैं, अदालत में सर झुका के फटकार सुनते हैं जी। लेकिन सर, ये सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं एलआरसी के सर्वेक्षण कर्मी, वो तरह तरह ठोकर खाते खाते हर जगह गए, न जाने किससे नहीं मिले ये लोग। और विजय सिन्हा भी घुमा दिया, सम्राट चौधरी भी घुमा दिया कि उल्टा सीधा बरगला दिया। अब सीएमओ ऑफिस में ये लोग जो है ताक झांक कर रहे हैं और जैसे सुनने में आया कि आज ये लोग जाने वाले हैं सीएमओ ऑफिस में, चर्चे तेज हैं। देखिए, पहली बात तो पलटू राम इनसे मिलेंगे नहीं, है ना। पलटू राम, अगर आज ही अनंत सिंह को जुकाम हो जाए तो पलटू राम नंगे पैर दौड़ जाए मोकामा, लेकिन इन लोग से मिलेंगे नहीं। आपको याद होगा जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ था पिछले साल दिसंबर में, वो लोग भी 5 मिनट मांगते रह गए थे मुख्यमंत्री से कि अपना दर्द सुनाए, दुखड़ा सुनाए। पलटू राम ने 5 मिनट भी समय नहीं दिया। तो पहली बात कि पलटू राम मिलेंगे नहीं, ज्यादा मिलेंगे नहीं या मिलने नहीं दे। अरे, यदि वो चाहेंगे तो फिर कौन रोक लेगा, है ना। अगर नहीं मिलेंगे तो उन्हीं का ना इशारा होगा कि भाई हमको नहीं मिलना है। ज्यादा से ज्यादा होगा कोई टुटपुजिया अधिकारी, कोई टुटपुजिया कर्मचारी सीएमओ का इन लोग से आके मिलेगा, इनका ज्ञापन ले लेगा, है ना। ज्ञापन ले लेगा हाथ में, वो भी कुछ करेगा नहीं, ज्ञापन ले जाके रख देगा। अचानक मान लीजिए सीएम के पास पहुंच गया ये लोग तो अचानक कैसे पहुंचेगा सीएम? कॉल है, नहीं पहुंच पाएगा। अरे, सीएम तो ऐसे ही सुरक्षा में रहते, ऐसे अचानक तो कोई नहीं चला जाएगा ना। तो ये मेरी बात है। देखिए, मैं फिर इनसे यही कहूँगा, 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो फूट डालकर राज करने की जो नीति हो रही है उसको ये लोग विफल कर दे, एकदम चट्टानी एकता बनाए रखें। एकता ही असली ताकत होती है। दूसरी बात है कि एकदम अहिंसक अपना रखें प्रदर्शन, धरना, हिंसा को बिल्कुल नहीं आने दे। और तीसरी बात है कि कानूनी लड़ाई लड़े, है ना। कानूनी लड़ाई लड़े, अदालती लड़ाई लड़े। देखिए, बार बार मैं उदाहरण देता हूँ किसान आंदोलन का। अभी कुछ साल पहले जो देश में किसान आंदोलन हुआ, 13 महीना चला, उसमें किसानों ने कितना धैर्य दिखाया। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए, दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे और अंत में नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को उन लोगों ने पानी पिला दिया। तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो किसान आंदोलन से सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है, सबको सबक सीखने की जरूरत है। और यदि ये इन 2-3 बातों पर अमल करते हैं ये संविदा कर्मी, तो इनकी जीत पक्की है।